हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू अन अकेडमी दोस्तों। सब लोगों का स्वागत है अन अकेडमी के ऊपर। तो एक बार यार सब लोग मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि साउंड की कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप फटाफट बता दें कि यार साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। तो फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताएंगे कि सर साउंड आ रही है या नहीं आ रही। तो अन अकेडमी के इस चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत सी चीज़ें सीख के जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। यस सर, आ रही है बिल्कुल। एन शेखर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे गाइस डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और अनलिमिटेड असेस जो है वो आपको मिलेगी। कि आपको फुल असेस मिलता है किसी भी तरह का। मतलब आप कोई भी कोर्स जो है वो वहां पे कर सकते हो, लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे बारे में ऐसा सब लोग जानते हैं कि 7 साल का एक्सपीरियंस है और 4 साल से मैं कोर एनसीईआरटीज को पढ़ा रहा हूं। तो आपके लिए ये एनसीईआरटीज, पॉलिटी और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा और यूपीएससी एग्जाम, और 10,000 स्टूडेंट्स मेरे से गाइडेंस ले चुके हैं। तो गाइस अनअकैडमी पे आपको टॉप 100+ एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको टीच करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कहां तक जाएगी। और गाइस 15,000 से ज्यादा कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इस तरह से पूरे कोर्सेज जो है वो आपके लिए क्या होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी जो है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। आप इसको किस तरह से जो है वो असेस कर सकते हो। आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करनी है। प्लस की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है कि ऐप पे जाके 1 महीने से लेके 36 मंथ्स तक की जो सब्सक्रिप्शन है वहां पे अवेलेबल है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बेस्ट बाय है वो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो यूपीएससी की जर्नी है उसमें 10 महीने से 11 महीने का टाइम पीरियड है आपके लिए, जो कि आप फुल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन गाइस आपने इन नॉर्मल प्राइजेस पे उसको नहीं लेना है, आपने कोड यूज करना है आशु। तो आपको 10% एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो ये मिल जाएगा। और गाइस आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हो। नो कॉस्ट ईएमआई है, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, मात्र 3700 रुपीज पर मंथ, जो कि एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। और गाइस आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है, पर्सनल कोच प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आपका टाइम टेबल बनाएगा, जो आपको मास्टर क्लासेस प्रोवाइड करेगा, जो आपको आपकी मेंस की जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। तो इसके भी अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें भी आपने नॉर्मल प्राइजेस पे नहीं लेना, आपने इस कोड का यूज करना है, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठा सकें। और गाइस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 साल का जो प्राइस है वो सिर्फ 27,500 है। लेकिन आपने इस प्राइस पे नहीं बाय करना है इसको, आपने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है। कौन से कोड को यूज करना है, आशु कोड को यूज करना है, और इस प्राइस पे आपने उसको बाय कर लेना है। तो बहुत ही कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो गाइस अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा क्विज प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, जो कि अब 31 जनवरी को होने वाला है, जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। आप इनरोल हो जाएं इसमें। 11 बजे सुबह होगा 31 जनवरी को। इसमें आपको 45 जो हैं 45 मिनट्स दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 6 तरह के सेक्शंस होंगे। और ये क्विज जो है वो गाइस फोर्टनाइटली होता है, तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो रैंक 1 से लेके 3 तक हम 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 है। और गाइस रैंक 4 से 150 तक अमेजोन के वाउचर्स हम 1000 रुपए के प्रोवाइड करते हैं। और गाइस 25 जनवरी से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 25 जनवरी से 2021 2 और 3 के एस्पिरेंट्स के लिए। और गाइस ये इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम के लिए और बाइलिंगुअल माध्यम के लिए ये बैचेस जो हैं वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल। तो 25 जनवरी से ये बैच क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज इसको असेस कर लें, फटाफट इसको ज्वाइन कर लें। और आइकॉनिक प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आइकॉनिक के प्राइजेस 25 जनवरी को
कंफर्म्ड है दोस्तों कि ये क्या हो रहा है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं इसके। तो फटाफट यार आप इसको बाय कर लें और अपग्रेड कर लें, आज ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लें। आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पे हम दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको मात्र 58,000 जो है वो 5,842 रुपीज, मतलब आपने हर महीने देने हैं अगर आप ईएमआई पे परचेज करते हैं, लेकिन आपको 10% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसका यूज करते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स जो आपने पढ़नी है, मस्ट बुक्स हैं जो कि आपने रीड करनी ही करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने उसको रीड करना ही करना है। तो गाइस फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट थंब एक्सप्रेशन दे दें कि सर हमने लाइक कर दिया है। और आपने अपने एक फ्रेंड को जो है वो सुजेस्ट करना है कि अगर आपको लगता है कि हम वेल डिजर्विंग हैं, हम आपको बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपने अपने एक फ्रेंड को सुजेस्ट करना है कि यार उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो गाइस चैनल को लाइक कर दें यार और सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ज़रूरी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हो, तो हम इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेके आएँगे। तो फटाफट बताएँगे दोस्तों कि यस सर बिल्कुल सही है या गलत है, फटाफट बताएँगे, हाँ या ना? यस सर, सबने थंब एक्सप्रेशन जो है वो देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब बच्चे जो है वो लाइक कर चुके हैं। तो यार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुँचे। तो गाइस हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स की। तो कौन-कौन सी टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है, तो एक-एक करके हम उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे, एक-एक को मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे, किस तरह से आप जो है वो पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारे पास यूपीएससी का सिलेबस। आपके पास प्रीलिम्स का सिलेबस प्लस मेंस का सिलेबस जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है, तो ये आपके पास प्रिंट आउट जो है वो होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए हमेशा, और आपको डेली उसको देखते रहना है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में टॉपिक्स बैठने स्टार्ट हो जाएँगे कि ये हमारे पास क्या हैं, टॉपिक हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी का सिलेबस आपके पास प्रीलिम्स और मेंस का हो, ताकि आप उसको अच्छे से जो है वो क्रैक कर सकें कि क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़नी और क्या नहीं पढ़नी। देखो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या चीज़ हमने जो है वो नहीं पढ़नी, नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत है, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस का ऑनलाइन कंटेंट, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं आजकल पढ़ने के लिए। डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या नहीं पढ़ना। और हमें जो पढ़ना है उसी के ऊपर हम क्या रहें, स्टिक रहें, बिल्कुल एक ही चीज़ को हमने बार-बार पढ़ना है। तो इसी चीज़ के ऊपर दोस्तों हमने फ़ोकस करना है, इसी चीज़ के ऊपर हमने क्या करना है, काम करना है। तो एक प्रिंट आउट यूपीएससी सिलेबस का अपने पास रखें और मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़नी है जो कि मस्ट है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बाकी आप कुछ मर्ज़ी पढ़ते रहें, लेकिन वो चीज़ें आपने पढ़नी ही पढ़नी है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों एनसीईआरटीज़ के ऊपर। तो एनसीईआरटीज़ आपने कौन-कौन सी पढ़नी है, ध्यान से नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मैं आपको बताऊँगा। हिस्ट्री के लिए आपने अगर क्या करना है, ख़ास करके प्रीलिम के लिए, मैं पहले प्रीलिम का आपको बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि मेंस में आपने क्या ऐड कर देना है। प्रीलिम के लिए आपने, क्योंकि अभी 2021 का प्रीलिम है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको फटाफट पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटीज़ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 6th, 7th, 8th 10th का जो है वो 3rd चैप्टर आपने रीड करना है, 10th क्लास का 3rd चैप्टर ओनली। 3rd चैप्टर को पढ़ना है प्रीलिम के लिए। 3rd चैप्टर मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया है वो, गांधीज़्म के बारे में बताता है। 3rd चैप्टर को ज़रूर रीड करना है, 10th की एनसीईआरटी। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 10th क्लास का 3rd चैप्टर आपने रीड आउट करना है। तो बहुत ज़रूरी है, उसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपने प्लस 1 की पढ़नी है, प्लस 2 की। प्लस 1 और प्लस 2 की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए काम की है, क्योंकि प्लस 1 में आपको एंशिएंट मिलेगा और मिडीवल मिलेगा, और प्लस 2 में आपको क्या मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, जो 6th, 7th, 8th की बुक्स हैं जो कि एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री की है, तो उसको आप प्लस 1, प्लस 2 से क्या कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो और अपनी नॉलेज को एनहांस भी कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लेना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स आपको इसके बाद बताऊँगा। तो हिस्ट्री को तो आपने इस तरह से एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इस मटेरियल को नहीं फॉलो करना चाहते, इन एनसीईआरटीज़ को नहीं फॉलो करना चाहते, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक्स पढ़ सकते हो, जो कि प्लस 1, प्लस 2 की है।
तो दोनों में से एक पढ़नी है, दोनों को नहीं पढ़ना, दोनों में से किसी एक को पढ़ लो, चाहे तमिलनाडु बुक पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी की पढ़ लो प्लस 1 प्लस 2 की। ये मत सोचियो कि तमिलनाडु बोर्ड की 2 ही हैं तो वो आसान होगा पढ़ना, नहीं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटीज़ में बहुत अच्छा कंटेंट है, एनसीईआरटीज़ भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप दोनों ही रीड कर सकते हो, लेकिन 2021 के लिए स्पेशली आप सिर्फ एक ही रीड करोगे। और गाइस फिर आता है हमारे पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्ट है कि 6 से लेके प्लस 2 तक की एनसीईआरटी जो है वो आपने पढ़नी है। 6 से लेके प्लस 2 तक की एनसीईआरटीज़ आपने पढ़नी है, जिसमें आपका 50% सिलेबस, 50% से भी ज़्यादा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 50% से ज़्यादा सिलेबस जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। उसके बाद जो है वो मैं आपको टेक्स्ट बुक बताऊँगा, लेकिन अभी एनसीईआरटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो 9 से पहले तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो इसका मतलब आप 9th और 10th की पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी। खास करके आपको इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता लगेगा, आपको पॉवर्टी के बारे में पता लगेगा, तो 9-10th की बहुत जरूरी है एनसीईआरटीज। इसके बाद आप प्लस 1 और प्लस 2 की मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है? हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, न्यू पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, कोई भी पढ़ लो, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए अगर आप प्रेफ़र करोगे तो ओल्ड पढ़ सकते हो, बाकी के लिए आप कोई भी पढ़ लो, इतना ज़्यादा कोई डिफ़रेंस नहीं पड़ेगा आपको। हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप जो है वो नई एनसीईआरटीज़ को पढ़ोगे। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, तो नई एनसीईआरटीज़ पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वेरी गुड मॉर्निंग। इसके बाद इकोनॉमिक्स का हो चुका है। इकोनॉमिक्स की 4 ही एनसीईआरटीज़ हैं, 9, 10th 9th में 4 चैप्टर हैं, 10th में जो है वो 5 चैप्टर हैं, तो बहुत ही ईज़ी हैं। लेकिन आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी 9th की बुक से स्पेशली, उसमें आपके मेंस के 2 टॉपिक छिपे हुए हैं दोस्तों। एक पॉवर्टी, एक फूड सिक्योरिटी। 9th के 2 चैप्टर हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th में दोस्तों एक चैप्टर है जो कि आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देख लेना है, वो भी आपके काम की जो है बहुत चीज़ें हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लस 1 प्लस 2 में तो माइक्रो और मैक्रो है, ऑलमोस्ट आपका 60 से 70% जो है वो बेसिक जो है वो इकोनॉमिक्स का वो यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इकोनॉमिक्स करने के बाद हम आते हैं अपने कोर सब्जेक्ट पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है चीज़ें, तो पॉलिटी के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि इसके लिए आपने 9th का, 10th का, प्लस 1 का और प्लस 2 का, इसको पढ़ लेना है। प्लस 1 की एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने क्या करना है, फोकस करना है, वो बहुत ही आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखना है आपने। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि प्लस 1 प्लस 2 की एनसीईआरटी आपने पॉलिटी की पढ़नी है। तो ये एनसीईआरटीज आपने बेसिक पढ़नी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं कि साइंस के लिए आपने क्या करना है, 9th और 10th की बुक को पढ़ना है। 9th और 10th की बुक को पढ़ना है, उसमें कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह कुछ हो तो आप छोड़ दें उसको, लेकिन 9 10th की एनसीईआरटीज को पढ़ना है साइंस के लिए। मस्ट बुक्स हैं, आपने पढ़नी ही पढ़नी है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैं आपको यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटीज को पढ़ लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंस लिखने का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि एनसीईआरटीज आपको मेंस में ज्यादा हेल्प करती हैं। मेंस उन्हीं का क्लियर होता है जो एनसीईआरटीज बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज से आपको लिखने का पता लगता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है जो कि आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो, इसलिए बहुत जरूरी है। जनरल साइंस के लिए आपने 9th और 10th की बुक पढ़नी है। किसने क्वेश्चन पूछा था? कोमल वर्मा ने क्वेश्चन पूछा था, तो वहां से आप जो है वो इसको असेस कर सकते हो। तो 9 10th की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। और खास करके दोस्तों आपने प्लस 2 की बायो का ध्यान रखना है। प्लस 2 की बायोलॉजी की जो बुक है, उसके लास्ट 4 चैप्टर्स को पढ़ लेना, वो आपको इन्वायरमेंट के लिए क्लैरिटी देंगे। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या देंगे? क्लैरिटी देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 4 चैप्टर्स प्लस 2 के याद कर लें, लिख लें इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस एनसीईआरटी के बाद आते हैं एआरसी रिपोर्ट के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जो कि 1966 में आप कह सकते हो पहली एआरसी रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट एआरसी। फिर 2005 में आप कह सकते हो कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप सेकंड एआरसी को जरूर पढ़ के जाएं। सेकंड एआरसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट एआरसी, जो सेकंड एआरसी है, उसकी रिपोर्ट पहली में राइट टू इंफॉर्मेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट,
एथिक्स इन गवर्नेंस, जो कि एक मेंस का अपने आप में एक सिलेबस है। कॉम्बैटिंग टेररिज्म अगेन इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस जिसके ऊपर आजकल फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का है, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आप समझ पाओगे बहुत दूर दूर तक चीजों को, ताकि कल को आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, यार ये इस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं। और जब भी मैं ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह से चीजों को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ये जो है वो आपको क्या होगा, फायदा होगा। सर 9th में सर पॉलिटी में इंडिया नहीं है तो फिर क्या पढ़ना है, प्लीज बता दीजिए। 9th में यार बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं आपके सिविक्स के लिए, आप वहां से पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, आपको बहुत सी चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आप पढ़ सकते हैं, आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि एक नया कंसेप्ट है, और आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 चैप्टर्स 9th की एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर। मैं पहले ही कह चुका हूं, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है वो फॉलो जरूर करें। मतलब इसका कोई फंडा नहीं है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे। आप द हिंदू भी कर सकते हैं, द हिंदू आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी एक को जरूर फॉलो करें। और एक को फॉलो करने के बाद एक मंथली करंट अफेयर आपने जरूर करना है। मंथली करंट अफेयर आपने कभी भी नोट्स नहीं बनाने न्यूज़पेपर से, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपने नोट्स नहीं बनाने, आपने सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपने क्या करना है कि हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। मान लो 6 दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 7वें दिन जब संडे होगा तो आप क्या करोगे, इन 6 दिन के न्यूज़पेपर को क्या करोगे, आपने रिवाइज करना है दोस्तों। क्या करना है, रिवाइज। कोई भी वीकली मैगजीन लेके उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, सिंपल। ठीक है, उसको क्या करोगे, वीकली मैगजीन लेके रिवाइज कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर अगले बार पे आएंगे 8 9 10 11 12 13, फिर आप ऐसे करोगे 14 को क्या कर लोगे, एक वीकली मैगजीन लेके उसको रिवाइज कर लोगे। तो बहुत सी अवेलेबल है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, सब कुछ अवेलेबल है। तो जब आप रिवाइज कर लोगे तो जब 1 महीना खत्म होगा तो 1 महीने के बाद आपने मंथली मैगजीन से रिवाइज कर लेना है। तो आप देखोगे एक एक दिन का करंट अफेयर आपका 4 4 बार रिवाइज हो रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, और साथ ही साथ क्या होगा कि आप मेंस को लिखने में अपने अकॉर्डिंग जो है वो सक्षम होंगे। क्योंकि मेंस में मार्क्स यार तब मिलते हैं जब आप अपनी थिंकिंग को वहां पे लिखते हो, आप क्या सोच रहे हो वहां पे, तो उसके बारे में आपके मेंस के मार्क्स मिलेंगे। यस, एनसीईआरटीज़ बिल्कुल सफिशिएंट है नीलम, लेकिन कुछ कोर बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। एडिटोरियल काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार एडिटोरियल के क्या फायदे हैं। एडिटोरियल के यार बहुत से फायदे हैं। एडिटोरियल मतलब आपको सीधा एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एडिटोरियल का ये फायदा है कि आपकी थिंकिंग जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे आप एक चीज को न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो तो आपकी अपनी सोच जो है वो डेवलप हो गई। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आपने उस बंदे की थिंकिंग के बारे में सोचा, आपने उस बंदे की थिंकिंग के बारे में सोचा और उसको पढ़ा। तो इसका मतलब आपने अपनी थिंकिंग और उस बंदे की थिंकिंग को क्या किया, एनालिसिस किया उसका। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका दिमाग अपने आप ही कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक अपना नया थॉट जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि अब आप दूसरे के नजरिए से भी उस चीज को देख रहे हो, आप केवल अपने नजरिए से नहीं देख रहे। ये एडिटोरियल का दोस्तों फायदा है। एडिटोरियल हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एडिटोरियल से क्वेश्चन तो कैसे आएगा। एडिटोरियल से कभी ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। एडिटोरियल आपकी सोच को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। एडिटोरियल का ये फायदा है। आप अपनी थिंकिंग से पढ़ो, आप किसी एडिटोरियल का मतलब आप किसी और की वर्डिंग्स पढ़ रहे हो, आपकी खुद की वर्डिंग नहीं है वो। तो इसका मतलब आप उसकी भी समझ रहे हो, आप अपनी सोच भी देख रहे हो, तो आपका दिमाग एक एनालिसिस करेगा, अपने आप कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको क्या देगा, फायदा देगा। तो न्यूज़पेपर को इसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैंने बताया। आप देखोगे, आप इसको 1 मंथ तक फॉलो करके देखें, आपको 101% क्या होगा यार, बेनिफिट होगा। सर इंग्लिश को जो क्वालिफाई पेपर है उसके लिए क्या करें। इंग्लिश के लिए कुछ खास नहीं करना, आप पुराने एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो कर लो, आपने कुछ नहीं करना। ताकि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है 66 मार्क्स को स्कोर करने में, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप जितने भी पुराने एग्जाम हुए, लाइक 25 ईयर्स तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सी सेट तो 2011 में स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब जो पिछले 8 साल के एग्जाम है उसको जरूर कर लो सी सेट के, वहीं आपको हेल्प कर देगा और वहीं आपका एग्जाम सी सेट का क्लियर कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर।
नेक्स्ट समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। गाइस अब इकोनॉमिक सर्वे की आपने बुक नहीं उठा लेनी, मतलब वो तो इतनी मोटी है, आप क्या करोगे उसको पढ़ के, आपके काम की नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे की क्या करो, समरी उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन की किसी भी वेबसाइट से आपने इकोनॉमिक सर्वे सुन लेना है। कभी भी एक को फॉलो मत करें, दो समरीज ले लें, ठीक है। किसी एक इंस्टीट्यूट की, किसी एक की, और एक बार ऑनलाइन देख लें। अनअकैडमी पे हजारों पड़ी हुई हैं, हजारों एजुकेटर्स ने करवाई हुई है इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो किसी का भी एक का सुन ले, आपको जिसका आपको समझ आ रहा है उसका आप सुन ले। तो इकोनॉमिक सर्वे दो का फॉलो करना है, ताकि एक ही कंटेंट के ऊपर नहीं रहना। दूसरा बस दो ही फॉलो करने हैं, इससे ज्यादा नहीं फॉलो करना। ऐसे ही आपने बजट को क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। बजट भी जो है वो आपने समरी कर लेनी है। तो बजट की होगी, इकोनॉमिक सर्वे की होगी। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर। स्टैंडर्ड बुक्स यार सबको पता है, लक्ष्मीकांत जो है वो फॉलो करने इंडियन पॉलिटी के लिए। प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए खास करके। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत से अच्छे अच्छे चैप्टर आपने पढ़ने हैं इसमें से, जो कि आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है वो ज्योग्राफी के बारे में देगा। खास करके लैंड फॉर्म्स के बारे में आपको बताएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन सिंह की बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटीज जो है उनकी, उसको पढ़ सकते हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने स्टैंडर्ड बुक्स को जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। स्टैंडर्ड बुक सबको पता है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, आपको पता है कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करना है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपने सिर्फ एक फॉलो करना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एटसेट्रा इसलिए लिखा हुआ है कि आप सबको पता है कि बुक्स कौन कौन सी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है यार। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई भी एक कर लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा अपने इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही फॉलो करनी है, ये बेस्ट प्रेफरेंस है आपके लिए। लेकिन अगर आप पहले से कोई कर रहे हो, लाइक आप बिपिन चंद्र अगर पढ़ रहे हो, तो आप उसी को पढ़े, किसी और को पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास माजिद हुसैन है तो आप माजिद हुसैन से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपने इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एटसेट्रा वर्ड इसी को दर्शाता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने कोई और बुक फॉलो नहीं करनी है। क्योंकि जो जीसी लियोंग का कंटेंट है वो आपको +2 की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन जीसी लियोंग में कुछ चीजें ऐसी हैं, दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलती। तो उन दो चीजों को आप रिवाइज कर लें बस, और कुछ नहीं। बाकी आपने माजिद हुसैन से भी मिल जाएगा आपको, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यस, नीलम सिंह, अगर आपको सीसेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, पुराने पेपर्स को देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। नेक्स्ट आता है जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप जाएं, गूगल पे सर्च करें, जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर यूपीएससी, आपको मिल जाएगा। और अनअकैडमी पे भी हजारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इवन सिद्धार्थ अरोड़ा सर ने लिए हुए हैं, क्योंकि वो खुद एडवोकेट हैं, तो आप उनके लेक्चर्स भी जो है वो देख सकते हैं। तो आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि बहुत ही काम की है, जैसे केशव नंदा भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया। तो उनको पढ़ लें, लेकिन ये आपको हेल्प किस में करेंगी, ये आपको दोस्तों मेंस में हेल्प करेंगी। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपको प्रीलिम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली नहीं है, सिर्फ 1-2% रोल रहेगा, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। अदरवाइज आपको किस में हेल्प करेंगे, ये मेंस में हेल्प करेंगे। तो ये जजमेंट जो है वो आपने कोई बुक नहीं परचेज करनी जजमेंट की, आपने सिर्फ क्या करना है, ऑनलाइन किसी भी चैनल पे आपने जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। तो आपने क्या करना है, पिछले 25 ईयर्स के या 21 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप एनालिसिस करें कि हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के कैसे हुए आए हुए हैं, ज्योग्राफी के किस तरह से आए हुए हैं। तो आपको क्या होगा, एक तो फायदा ये होगा कि अगर स्टेट सिविल सर्विस का भी साथ में एग्जाम दे रहे हो, उसकी प्रेपरेशन हो जाएगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज हो जाएंगे। सेकंड थिंग क्या होगा कि आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चंस को समझने के लिए, कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, ये सिर्फ प्रीलिम के लिए नहीं करना। मैं बच्चों को बता देता हूं, और बच्चे जो है वो प्रीलिम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आसान है काम। लेकिन दोस्तों इसमें मेंस का भी करना है आपने, क्योंकि मेंस में आपको काफी टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो हर साल आते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं वो, कोई ना कोई वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरह के मेंस के क्वेश्चन जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। क्लाइमेट चेंज हो गया जो आपको हमेशा काम देगा। तो ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स को आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो आप तभी बना पाओगे जब आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे। ये आपको दोस्तों जरूर हेल्प करेंगे। स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यार आज के यूट्यूब की इस भीड़ में हजारों चैनल है, इवन लाखों चैनल हैं जो आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, जिससे भी आपको समझ आ रहा है, जरूरी नहीं कि हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो आपने अनअकैडमी को ही फॉलो करना है। बार बार कहता हूं मैं,
कि आपको जिससे भी समझ आ रही है, क्योंकि अनअकैडमी में इसलिए कहता हूं क्योंकि अनअकैडमी में एक एजुकेटर नहीं है, अनअकैडमी में हजारों एजुकेटर हैं जो आपको टीच करते हैं। लेकिन बाकी चैनल्स पे क्या होता है कि एक एजुकेटर होगा, दो एजुकेटर होगा, तो आप उसी से जुड़े रहते हो। तो अनअकैडमी में आपको ये फायदा है कि आपके पास हजारों एजुकेटर्स हैं, तो अगर आपको एक से नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरे एजुकेटर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, दूसरे से नहीं समझ आ रहा तीसरे पे शिफ्ट कर रहे हो, और ये अनलिमिटेड है। तो लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि आपने सिर्फ एक एजुकेटर को पकड़ना है जिससे आपको समझ आ रही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने एक एजुकेटर से सारी चीजें पढ़नी है। आप हिस्ट्री के लिए एक एजुकेटर चुन लें, ज्योग्राफी के लिए एक एजुकेटर चुन लें, और आप जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए एक एजुकेटर चुन लें। सिर्फ एक एजुकेटर को चुने दोस्तों। बार बार अगर किसी एक एजुकेटर से आप कल को दूसरे एजुकेटर पे शिफ्ट होते हो तो आपको भी कंफ्यूजन होगी, और एजुकेटर को भी आपको समझने में दिक्कत होगी कि आप जो है वो कहां तक पहुंच चुके हो, क्या आपने पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक एजुकेटर से पढ़ के आते हो और दूसरे एजुकेटर से दोबारा पढ़ते हो तो आप कंपैरिजन आ जाता है उसमें। तो यार हर एजुकेटर जो है वो वेल सफिशिएंट है, हर एजुकेटर ने एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो इसलिए वो वहां पे बैठा हुआ है। तो इसलिए सिर्फ एक एजुकेटर को फॉलो करें एक सब्जेक्ट के लिए। ये मेरा आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है, आप इसको मान लें, तभी आपको जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये आपको अपने पेपर में रियलाइज होगा। यार कृष्णा, फीस ऑलरेडी कम है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कृष्णा कि आप क्या कर सकते हो, ईएमआई पे परचेज कर सकते हो। ईएमआई पे बहुत ही ज्यादा कम है। ईएमआई इवन नो कॉस्ट है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे फॉलो नहीं करते, जो कि आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है। मान लो मैंने आज आपको बताया कि एनसीईआरटीज, आज आप मोटिवेटेड हो गए कि सर ने बताया तो आज हमने एनसीईआरटीज पढ़ लेनी है बिल्कुल। यार अगर एनसीईआरटीज पढ़ लोगे सिक्स से लेके +2 तक, ठीक है वो पढ़ लोगे। मान लो मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की, पढ़ लोगे, आपको अच्छे से समझ आएगी, वीडियो भी देख लोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन इसको सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना दोस्तों, इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपके पास टाइम मिलता है उतनी बार इसको पढ़ना है, लेकिन कम से कम इसको 3 बार जरूर पढ़ना है। किसी भी चीज को कम से कम 3 बार पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत जरूरी है, कम से कम एक चीज को, एक सोर्स को आपने 3 बार पढ़ना है। रेदर देन आप 3 बुक्स को पढ़ो अलग अलग टाइम में, एक ही बुक को यार 3 बार पढ़ लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने दोस्त को पढ़ा दो, उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक ग्रुप बना लो 5 बंदों का, 4 बंदों का, एक उसमें से आपको पॉलिटी पढ़ाएगा, एक हिस्ट्री पढ़ाएगा, क्योंकि सुन के आपको जल्दी याद हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे तो आपका एग्जाम जो है वो 99% क्लियर होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, पढ़ने से क्लियर नहीं होंगी, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से, उसमें टीवी भी देखना है, खाना भी खाना है, उसमें अपने एंटरटेनमेंट भी करना है, सारी चीजें यार जरूरी हैं। कोई भी चीज को अगर आप स्किप कर दोगे तो इसका मतलब आप अपना एक हिस्सा जो है वो जिंदगी का आप क्या कर रहे हो उसमें से गवा रहे हो। तो केवल पढ़ना नहीं है, सारी चीजें आउटर एटमॉस्फेयर की बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आजकल यूपीएससी सिर्फ बुक स्टडी नहीं रह गई है दोस्तों, एनालिसिस की स्टडी रह गई है। एनालिसिस करो हर चीज का, तो आपको पता लगेगा। और मेरी एक बात ध्यान में कर लो, कभी भी गूगल पे कोई टॉपिक सर्च नहीं करना। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं कर लेनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है। और जितनी चीजें आपको बुक से सीखने को मिलेंगी उतनी कहीं से नहीं मिलेंगी, ना ही ऑनलाइन मिलेंगी, ना ही कहीं पे। जितनी चीजें बुक से सीखने को मिलेंगी उतनी कहीं नहीं मिलेंगी। तो गाइस, अब अगर आपका कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप किसी एक का मटेरियल फॉलो कर लें, आप हमारे ऑप्शनल कोर्स को ले लें, वही मटेरियल फॉलो कर लें, वो भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज जिस भी टीचर से आपने ऑप्शनल की स्टडी की है उसके नोट्स को फॉलो करें, अदरवाइज कोई बुक्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। एन शेखर, ज्योग्राफी की बुक फॉर मेंस कौन सी इंपॉर्टेंट है? आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। आप माथुर सर की फॉलो कर सकते हो। आप जो है वो ज्योग्राफी के लिए जो है वो बहुत अच्छी बुक्स आती हैं हमारे पास, लाइक आप माजिद हुसैन की बुक फॉलो कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी आप उनकी बुक आती है, वो अलग से फॉलो कर सकते हो। दोनों अलग अलग आती है मेंस के लिए। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए यार मैं फिर कहता हूं, जो भी ऑप्शनल के लिए मेरे से पूछ रहे हैं, ऑप्शनल जिससे आपने तैयार किया है, जिससे आपने ऑप्शनल पढ़ा है, उसके नोट्स पढ़ें। आपको विश्वास रखना होगा यार उनके ऊपर कि हाँ हमने उनसे पढ़ा है तो उनके नोट्स हमें काम आएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है इवेल्युएट करने का, वो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के अपने नोट्स में से देखो जो आपको मिले हुए हैं, तो उसमें से करो आप, देखो आपको सही आ रहा है या नहीं।
सर हम लोग बिगिनर्स हैं, हम लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बताएँ कैसे स्टार्ट करें? एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। ऋतुराज एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। मेरी मानो अगर आप एनसीईआरटीज़ को 2 बार पढ़ लेते हो, स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बच्चे क्या करते हैं सीधा लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, सीधा स्पेक्ट्रम उठा लेते हैं। ठीक है, उनको पता तो लग जाता है क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। बहुत ज़रूरी है रिलेट करना। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अनअकैडमी पे बहुत टीचर है यार, आप किसी को भी एक को फॉलो कर लें। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत से टीचर हैं। आप 2-3 टीचर्स को सुनें, आपको जो फिट बैठता है उसको एक को फॉलो कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ एक टीचर को फॉलो करना है, ज़्यादा टीचर्स को नहीं फॉलो करना। मैथ के लिए यार देखो कोई स्पेशल बुक जो है वो आपको काम नहीं देगी। जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ है, उसको आप लेके आएँ आगे, तो वो आपकी बुक्स जो है वो ज़्यादा काम आएँगी आपको। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए मस्ट है और इकोनॉमिक्स के लिए प्लस 1 प्लस 2 की मस्ट मस्ट एनसीईआरटीज़ हैं। नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, आपको समरीज़ कहीं पे भी मिल जाएँगी, लेकिन समरी नहीं पढ़नी। समरी से पहले खुद एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर समरी पढ़ सकते हो आप। लेकिन पहले ही समरी पढ़ लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, ना बनाओ, उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो गाइस ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज शाम को मिलते हैं। आज हम 5 बजे और 8 बजे 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं आज। एक हमने ओपन स्काई पॉलिसी या ट्रीटी के बारे में डिस्कस करना है कि क्या चीज़ है वो। एक हमने पुडुचेरी के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है वो पुडुचेरी में डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। तो 2 टॉपिक्स को आज शाम को डिस्कस करेंगे और जुड़ेंगे।